because of charges which are there on the body or because of their mass. If that is because of their magnetic property, it is called magnetic force. If it is due to charge, it is called electrical force. And if it is because of mass, it is called gravitational force. For example, Earth is pulling us towards itself. That is because of its mass, and it is known as gravitational force. What are the different effects of forces? इसके बारे में हमने डिस्कस किया था. Can change shape and size, state of inertia, direction of motion, as well as magnitude and physical state of material को भी change कर सकता है. अब ये types of forces जो थे ये हमने डिस्कस करना चालू किया था. Weight is one such force which is equal to mass into acceleration. और जनरली एक्सेलरेशन जो होता है वो ग्रेविटी के बराबर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है. देयरफॉर वेट इज इक्वल टू mg. नॉर्मल फोर्स, अगर कोई भी पार्टिकल किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है तो ये अपने वेट के बराबर फोर्स इस सरफेस के ऊपर लगाता है नीचे की तरफ, और उसके रिस्पॉन्स में ये जो सरफेस है वो इस पर फोर्स लगाता है. और equal and opposite, Newton's third law, equal and opposite force. Then we have frictional force. It is because of interaction between the surface molecules of two different surfaces. ये पार्टिकल को, ये बॉडी को अगर हम इस सरफेस के ऊपर पुल करने की कोशिश करते हैं तो इस बॉडी के, यानी ये जो हमारा है पार्टिकल मास, इसके सरफेस पर के मॉलिक्यूल और हमारे नीचे के सरफेस जिस पर वो स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है उसके मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड दे हैव अट्रैक्टिव फोर्स, जिसको ब्रेक करने के लिए वी नीड टू अप्लाई सम फोर्स. ये हमारा बॉडी है जिसके बॉटम के मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर इन कॉन्टैक्ट विद the molecules of the surface, और इन दोनों के बीच के अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक करने के लिए at every instance हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ता है. नहीं तो ये वाला फिर इसके साथ इंटरेक्शन करेगा अट्रैक्टिव, इससे तोड़ेंगे तो पीछे इसके अगले वाले के साथ करेगा, एंड इसकी वजह से we constantly need to apply some force अगर हमको इसको मोशन में रखना है. और दो यहाँ पर जस्ट एक डिस्क्लेमर डाला है कि फ्रिक्शनल फोर्सेस आर जनरली रेसिस्टिव इन नेचर, बट हर जगह पे रेसिस्टिव हो ऐसा जरूरी नहीं है. काफी जगह पे इट इज फ्रिक्शन विच helps us in the motion. It is friction जिसकी वजह से हमारा मोशन होता है. ठीक है, मेनी अ टाइम्स ये रेसिस्टिव होता है, बट कुछ केसेस में इट इज सपोर्टिव ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, हम अगर रोड पर चल पाते हैं तो इट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इज द फोर्स विच इज हेल्पिंग अस टू मूव ऑन रोड. जैसे हम जो भी वॉकिंग करते हैं ना, वॉकिंग के टाइम पर हम बेसिकली अपने पैर से जमीन को पुश करते हैं. ठीक है, एंड हमारा पुश जब भी होता है have a watch over it. हमने अपना पैर रखा यहाँ पे, ये सरफेस है मान लो, पैर ऐसे रख रहे हैं. ठीक है, और हम लोग को एक चीज पता है ना कि हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में मोशन होना चाहिए. राइट? Yes sir. ओके. Yes sir. तो अगर हम ऐसे पैर रखते हैं जमीन के ऊपर, ठीक है, तो हमारा मोशन किस डायरेक्शन में होना चाहिए? वर्टिकल डायरेक्शन में ही होना चाहिए. राइट ना? लेकिन हम वर्टिकल डायरेक्शन में तो मूव करते नहीं है. मूव किस डायरेक्शन में करते हैं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करते हैं. Yes sir. अंडरस्टूड? सो हाउ इज इट पॉसिबल? फिर हम मूव कैसे कर पाते हैं?
ऑब्वियसली हमारे फोर्स लगाने की वजह से तो हम मूव कर नहीं सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. So what is making us to move in horizontal direction? Obviously there must be some other force. Sorry. ग्रेविटेशनल. नहीं, ग्रेविटेशनल भी तो वर्टिकल ही लग रहा है ना, नीचे की तरफ ही तो लग रहा है ना. अर्थ के सरफेस, ये अर्थ का सरफेस है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप जहाँ पे खड़े हो या जहाँ पे पैर रख रहे हो यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में ही लगेगा ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थोड़ी लगेगा. वो फ्रिक्शनल होगा. राइट, इज अ फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, आप जमीन को पुश करते हो, उसका नॉर्मल रिएक्शन आपके पैर के ऊपर में वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है, और फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगता है. ठीक है, एंड इट इज दैट फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच हेल्प्स अस इन वॉकिंग. in fact that frictional force makes us walking. Are we getting this point? समझ में आ रहा है ये बात? थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा. Yes sir. हाँ sir. I can understand, but that's the fact. एक दो मतलब रूल्स हैं कि I mean it's very common thing और common experience. आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उस डायरेक्शन में मोशन होना चाहिए, राइट? और हम कोई फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा ही नहीं रहे अपने बॉडी के ऊपर, तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कैसे कर सकते हैं, राइट? और जब भी हम वॉक करते हैं हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में कभी वॉक करते हैं हम लोग? नहीं करते हैं. फोर्स हम लगा रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हमारा मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैसे हो सकता है? अनटिल एंड अनलेस हमारे ऊपर बाहर से कोई फोर्स ना लगे, राइट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तब तक इट्स इम्पॉसिबल टू मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. इज इट ओके? Yes sir. Realizing the fact and point. Yes sir. Okay. Yes sir. So that is why I have said over here कि frictional forces are most of or many a times they are resistive in nature. ठीक है, but sometimes they are also supportive to the motion of the object. ठीक है, and the best example is our walking. If we are able to walk, it is primarily because of friction. ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. वन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स. द अदर वन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स. स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जब ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, अच्छा जस्ट थोड़ा सा सोच करके आप लोग रिप्लाई करना. जब ये पार्टिकल, जब ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है सरफेस के ऊपर, तो ये पार्टिकल मान लो इसका ये वाला मॉलिक्यूल इसके साथ बॉन्डेड है, इसका पीछे वाला मॉलिक्यूल इसके साथ बॉन्डेड है. सो ऑल ऑफ देम आर बॉन्डेड विद वन पार्टिकल ऑफ वन सरफेस इज बॉन्डेड विद सम पार्टिकल ऑफ अदर सरफेस, राइट? एंड देयर इज नो मोशन. ठीक है, इफ देयर इज नो मोशन देन द इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू, मतलब इस सरफेस के पार्टिकल्स, ब्लू वाले सरफेस के पार्टिकल जो है मॉलिक्यूल्स, इनके और नीचे वाले सरफेस के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो जब ये मूव करता रहेगा, ठीक है, जब ये मूव कर रहा है तो इनके बीच के इंटरेक्शन के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगा, कम रहेगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? दो सिनारियो मैंने बोले. पहला सिनारियो ये बोला मैंने कि when my this body is not moving, ठीक है, this body is static, ठीक है. When it is static, the particles of this or the molecules at the surface of this particle, this body, are interacting with the particles or molecules
ऑन द अपर सरफेस ऑफ द ग्राउंड, ठीक है, या अपर सरफेस ऑफ दिस सरफेस, मॉलिक्यूल्स एट द अपर पोर्शन और एट द सरफेस ऑफ दिस प्लेन, ठीक है। तो जब ये नहीं मूव कर रहा है, केस 1, जब ये नहीं मूव कर रहा है, नॉट मूविंग, और एंड सेकेंड केस इज व्हेन इट इज मूविंग, ठीक है, बी केसेस व्हेन मूविंग। तो मूविंग के टाइम पर ये, मान लो इसका नाम ए रखते हैं, सपोज ये ए मॉलिक्यूल है, ये बी मॉलिक्यूल है, सी मॉलिक्यूल है, ए डैश मॉलिक्यूल, बी डैश मॉलिक्यूल एंड सी डैश मॉलिक्यूल, राइट, ठीक है। सो ए और ए डैश के बीच में बॉन्डिंग, बी डैश के बीच का इंटरेक्शन, सी डैश के बीच का इंटरेक्शन, जब ये वाला बॉडी 1, ठीक है, और बॉडी 2, बॉडी 1, अगर बॉडी 1 एंड ये बॉडी 2 नहीं है, ये सरफेस या प्लेन जहां पर उसको रखा हुआ है, तो बॉडी 1 जब मूव कर रहा होगा तब ए डैश, बी डैश, सी डैश के बीच का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होगा, या जब नहीं मूव कर रहा है तब स्ट्रॉन्गर होगा? व्हाट डू यू गाइस थिंक? जब ये मूव नहीं होता है इसलिए तब वो बहुत स्ट्रॉन्गर होता है। आदित्य, व्हाट डू यू थिंक बच्चा? टीचर सर शी लेफ्ट। अच्छा, सी लेफ्ट क्या? हाँ सर। चलेगा, ठीक है। When it is not strong, I mean when it is moving, it is less stronger. When it is moving, it is less stronger, and when it is not moving, it is more stronger. Not moving वाला केस जो होता है, that is called static frictional force, and when it is moving, it is called kinetic frictional force. So static frictional force is generally greater than kinetic frictional force. ठीक है? Fs frictional force is equal to mu s into n. N is the normal force. Yes. Hello. Hello. So, hello, Sania. यस सर। So, इसमें ये था कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, नंबर 1। ये एक छोटी सी चीज लिख लेते हैं। हाँ बोलो सर। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के रिकॉर्डिंग कैन यू सेंड मी सर? हाँ, मैंने लिंक बना करके भेजा तो है। तो मैंने चैनल में देखा तो कुछ मिला नहीं है। ठीक है, मैं भेज दूँ, बता दूंगा। सारे रिकॉर्डिंग्स नहीं होंगे, कुछ कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं। अब मैंने रिकॉर्डिंग फॉर्मली करना, लाइक फॉर्मली मतलब पूरी रिकॉर्डिंग करना चालू किया है। इसके पहले वाले रिकॉर्डिंग सारी की सारी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जो है अपलोड कर दिया था बट सारी अवेलेबल नहीं। ओके सर। So static frictional force is greater than kinetic frictional force, number 1. Frictional force जो होता है that is given by, like this is called coefficient of mu, जो है coefficient of static friction, ठीक है। और म्यू को के को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक
फ्रिक्शन, ठीक है। n चूंकि बराबर है दोनों में और Fs अगर Fk से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, Fs एंड दिस इज Fk। इसका मतलब सीधा सीधा ये होगा कि हमारा म्यू के जो म्यू एस जो है दैट इज ग्रेटर देन म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के फॉर एनी गिवन सरफेस फॉर एनी पेयर ऑफ सरफेसेस, ठीक है। उसका म्यू एस जो होगा वो म्यू के से बड़ा होगा, राइट, तभी ये वाला चीज पॉसिबल है। इज दैट ओके? Yes, sir. नेक्स्ट थिंग इज टेंशन। इसके बारे में और थोड़ी सी डिटेल्स, मतलब ये इक्वेशन होता है, इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग बाद में करेंगे। टेंशन, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द स्प्रिंग व्हेन दे आर टाइट, ठीक है। अगर हम लोग एक रस्सी को खींच रहे हैं और वो किसी दूसरी चीज से बंधा हुआ है, तो हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो उसके पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर ले जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, स्ट्रिंग के पार्टिकल्स को, और इसकी वजह से एक टेंशन उन दोनों के बीच में क्रिएट हो जाएगा। वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी एक दूसरे के साथ है स्ट्रांगली बॉन्डेड, और हम अगर उसको खींचने की कोशिश करेंगे तो देयर विल बी अ टेंशन व्हिच विल डेवलप between those particles of the string, and that is called as tension in the string, ठीक है। then spring forces होता है, spring forces हेलो, नेक्स्ट फॉर्म ऑफ फोर्स इज स्प्रिंग फोर्स। अच्छा, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ elongation और contraction in the spring। जैसे कोई स्प्रिंग है, उसका नेचुरल लेंथ, नॉर्मल लेंथ जो होता है उसको बोलते हैं उसका नेचुरल लेंथ, ठीक है। अगर हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो या तो ये कॉम्प्रेस हो जाएगा या फिर ये एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये एक्स लेंथ से एक्सपैंड होता है या एक्स लेंथ से कॉम्प्रेस होता है, जैसे यहाँ पर ये एक्स लेंथ से कॉम्प्रेस हुआ तो इसका फाइनल लेंथ क्या हो गया, एल नॉट माइनस एक्स। और ये अगर एक्स लेंथ से इंक्रीज होता, एक्सपैंड होता, तो इसका फाइनल लेंथ होता है एल नॉट प्लस एक्स, ठीक है। दोनों ही केसेस में इलोंगेशन कितना होता है इसका, एक्स, इलोंगेशन या फिर कॉम्प्रेशन या फिर चेंज इन लेंथ, इसको बोलते हैं चेंज इन लेंथ, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स जो होता है that is equal to minus kx, where k is the spring constant and x is the change in length of the spring. Is that okay? अब ये माइनस kx का मतलब क्या है, अगर हमने स्प्रिंग को दबा रखा है, ठीक है, ये नॉर्मली इतना लंबा था, ठीक है, और अभी हमने एक्स अमाउंट से उसको कॉम्प्रेस कर दिया, तो हमारा चेंज किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, कम हो गया है, ठीक है ना। स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, राइट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ चेंज। बात समझ में आ रही है? It is going to always put force in direction opposite to the change in length,
Is that okay? Sanya? Yes, sir. So the force is always going to be opposite to the change in length or direction of change in length. Is that Yes, okay? sir. Yes, sir. And therefore स्प्रिंग फोर्स जो होता है उसको हम माइनस के एक्स के फॉर्म में देते हैं. नॉट ओनली इलोंगेशन, सॉरी कॉम्प्रेशन, इलोंगेशन का भी केस अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, ये नॉर्मल लेंथ से बड़ा हो जाएगा एक्स अमाउंट. ठीक है, तो अगर हमने इसको खींच रखा है बाहर की तरफ तो ये किस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, अपना नेचुरल लेंथ की तरफ आने की, यानी अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा खुद से. अगर हमने फोर्स लगा करके इसको बाहर की तरफ फैला रखा है तो ये किस तरफ फोर्स लगाएगा, अंदर की तरफ. चेंज इन लेंथ क्या है, बाहर की तरफ है. चेंज इन लेंथ किस डायरेक्शन में है, यहाँ पर बाहर की तरफ. तो ये फोर्स किधर लगा रहा है, अंदर की तरफ, राइट. ये डायरेक्शन है Yes, चेंज sir. इन लेंथ का, फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा. यहाँ पर चेंज इन लेंथ इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट है, इसलिए ये माइनस साइन आता है. इज दैट ओके? Okay, sir. ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दैट इज गिवन बाय दिस रिलेशनशिप वेयर I mean gravitational force is because of mass of the two bodies. ठीक है, force due to mass of two bodies. ठीक है, और यहाँ पर important चीज जो है वो रिलेशनशिप ये है, gravitational force is equal to universal gravitational constant into capital M into small m by r square, where capital M is first body's mass and small m is second body का mass. इसका mass capital M, इसका mass small m. ठीक है, Yes, sir. तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा दैट इज गोइंग टू बी गिवन बाय दिस, और ये इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा और ये इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ऑलवेज अट्रैक्टिव. इन नेचर. ठीक है, देन कम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. दो अलग अलग चार्जेस क्यू कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू के बीच में लगने वाला जो फोर्स है दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, एंड force by virtue of their charge and the distance between them. यहाँ पर these two terms are called, ये दोनों को मिला करके साथ में बोलते हैं permittivity of the material. permittivity of the material. E नॉट जो है permittivity of free space, ER relative permittivity of medium या material, और इन दोनों को मिला करके बनता है E epsilon. This epsilon is permittivity of medium. सर ये जो सेकेंड है ना सर, आपने एक बार सिखाया था दैट इज 6 सेकेंड 7 सेकेंड, वो सर आप एक और बार मेरे को एक्सप्लेन कर सकते हो क्योंकि मेरे को वो समझ नहीं आया वो टॉपिक. कौन सा, ये वाला? नो सर, नॉट दैट वन. ये 6th सेकेंड 7th सेकेंड ऐसा है ना सर. कौन, ये वाला? नो सर, नो. 9th से
लाइक हम लोग ने चैप्टर 2 या चैप्टर 1 रहेगा सर, ये 6th सेकेंड 7th सेकेंड एक सम्स जैसा आए थे ना सर, हाँ हाँ हाँ। वो मेरे को वो टॉपिक समझ में आया कि इसीलिए वो ही। अच्छा, ये वाली चीजें आपने करी हुई है, नोट करा हुआ है? नो सर, मेरे को ये नोट करने का है, आपने वीडियो भेजा था मेरे को, तो मेरे को ये नोट करने का है मेरे को। तो आप उसमें से नोट कर लीजिएगा। हाँ सर। ठीक, चलेगा, फिर मैं वो बता देता हूँ आपको। यस सर।